नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 17 अक्टूबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आज लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम के बारे में तैयारी भी कराई जाती है और अपडेट भी दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एक किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया। आपके सामने ऑप्शन जो है, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ, अब ऑप्शन आपके सामने जैसा कि आ चुका है, उत्तर प्रदेश है, या बी मध्य प्रदेश, या सी बिहार, या डी पंजाब। तो सही जवाब जो होगा आपका डी पंजाब। डी पंजाब जो बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो पंजाब के बारे में पूरा हम लोग जानकारी लेते हैं। पंजाब सरकार की कैबिनेट ने 14 अक्टूबर को यह फैसला किया है। कब किया है दोस्तों? तो 14 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि महिलाओं को 33% जो है आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरी में। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन से हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनकी जानकारी ट्वीट करके दी है। तो नए बदलाव के तहत पंजाब में अब सरकारी नौकरी और निगम बोर्डों में ग्रुप ए, बी, सी और डी में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा यानी महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियमों 2020 को भी मंजूरी दी है। महिलाओं को यह आरक्षण केवल पंजाब के निवासियों को ही मिलेगा। मेन पॉइंट ये, इसको आपको ध्यान में रखना है कि महिलाओं को यह आरक्षण केवल पंजाब के निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्य की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली है तो सिर्फ पंजाब की महिलाओं के लिए ही ये नियम लागू होगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं। कैबिनेट ने राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दी है। सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में खाली पड़े पदों को भी भरने के लिए इस योजना को राज्य कैबिनेट ने पास किया है। इसके तहत पंजाब में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया गया है। तो पंजाब में अभी देखिए 1 लाख वैकेंसी भी आने वाली है। थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसके तहत पंजाब में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट के अन्य फैसले, झुग्गी झोपड़ी वालों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए पंजाब विल ड्वेल अरज यानी प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 के नियमों को नोटिफिकेशन करने की भी मंजूरी दी है। तो पंजाब के सीएम कौन से हैं? अमरिंदर सिंह है, राजधानी चंडीगढ़ है और राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है। तो पूरी जानकारी आपको पंजाब के बारे में मैंने एक बार दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ सब कुछ आपको दिया जाता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस सरकार ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस सरकार ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया? ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी पंजाब सरकार, या सी असम सरकार, या डी उत्तर प्रदेश सरकार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं। यानी किस सरकार ने राज्य संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका असम सरकार। कौन सा? असम सरकार जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे असम जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर जो लोग भी सी ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए हम लोग असम के बारे में पूरा जान लेते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि नवंबर में सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में भी स्थानांतरित किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। मदरसे में शैक्षणिक संस्थान जहाँ कुरान, इस्लामी पवित्र कानून, गणित, व्याकरण, कविता और इतिहास के साथ पढ़ाया जाता था। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए एक बयान में शर्मा ने कहा है कि मेरी राय कुरान की शिक्षा सरकारी धन की कीमत पे नहीं हो सकता। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता दोनों को भी सिखाना चाहिए। इसलिए हम एक रूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। कितने मदरसे जो हैं राज्य द्वारा संचालित हैं? तो असम राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे थे। कितने थे ये आपसे नंबर पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 614 जो है मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 900 जो है निजी तौर पे चलाए जाते। कितने? 900 जो थे
निजी तौर पे चलाए जाते थे। ज़्यादातर जमीयत उल ए हिंद द्वारा। असम में 1780 में मदरसा शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि असम में मदरसा शिक्षा प्रणाली कब शुरू गई थी, तो 1780 आपको ध्यान में रखना है। असम शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत, जो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि 1957 के तहत संस्कृत शिक्षा अधिकारी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, संस्कृत शिक्षा अधिकारी के भी हो गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। असम। असम के जो सीएम है कौन, सर्बानंद सोनोवाल है। तो असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ओके दोस्तों, असम के सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल है। और राज्यपाल जो है आपके जगदीश मुखी जी हैं, और राजधानी दिसपुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में आपको बताना है पूरा। अभी मैं आपको बताऊंगा। अक्टूबर 2020 की आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इस साल भारत की जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है। ऑप्शन आपके सामने है। 10.3%, 11.3%, 15.3% या 19.3%। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 10.3%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10.3%। तो वो भी निगेटिव है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब हम लोग पूरा विस्तार से जान लेते हैं। इससे पहले आरबीआई ने कहा था कि गिरावट जो कि 9.5% होगा। आईएमएफ का कहना है कि वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी 10.3% कम हो जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया कि 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.8% होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा आईएमएफ जो है हर साल रिपोर्ट दो बार जारी करता है, एक अप्रैल मंथ में और दूसरा जो है कम करता है अक्टूबर मंथ में। तो ये आपको डाटा ध्यान में रखना है, कब कब आईएमएफ जो रिपोर्ट जारी करता है, अप्रैल और अक्टूबर मंथ में। हालांकि इसका अपडेटेड वर्जन जुलाई और जनवरी में भी आता है। कब आता है, जुलाई और जनवरी में भी आता है। रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2019 में दुनिया की जीडीपी 2.8% का ग्रोथ हुआ था, जबकि वर्ष 2020 में पूरी दुनिया की जीडीपी जो है 4.4% पे सिकुड़ जाएगी। ग्रोथ 4.4%। वर्ष 2021 में जीडीपी में 5.2% की जोरदार वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 2021 में आपको जो है वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कितने का, 5.2% का। चीन की जीडीपी वर्ष 2020 में, बताइए, सबकी जीडीपी निगेटिव में जा रही है, पर चीन की जो जीडीपी है वो भी अभी इसमें भी बढ़ रही। कितनी, 1.9%। कितने, 1.9% की जो है वृद्धि होने का अनुमान है। इम्प्रूवमेंट यानी कुछ सुधार होने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का जो अनुमान है, भारत की जीडीपी में इस साल 2030 में 10.3% की गिरावट की संभावना है, लेकिन अगले साल 8.8% की ग्रोथ का अनुमान है। लेकिन यह ग्रोथ इतना भी नहीं होगा कि 2019 की अर्थव्यवस्था की बराबरी कर सके। तो 2019 की बराबरी नहीं कर पाएगा। 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार था उसे फिर से पाने में कुछ साल लग सकते हैं। किस पर ज़्यादा असर, तो लेबर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं लेबर मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 में, चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा फोर्थ क्वेश्चन। तो आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना रहने का अनुमान बताया। तो आपको बताना है कि जीडीपी कितना रहने का अनुमान है भारत की। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन है $1788, $1888, $1877 या $2888। सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो सी को आप लोग करेक्ट मान सकते हो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, $1877। इनका जो ये सही आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यह अनुमान बांग्लादेश से भी कम है। इस बार का जो है यह अनुमान जो लगाया जा रहा है बांग्लादेश से कम है। आईएमएफ के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में भारत बांग्लादेश से पिछड़ने की आशंका है। साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% बढ़कर $1888 होने की उम्मीद थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3% घट से $1877 रहने की उम्मीद है। यह जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। आईएमएफ के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी का कम होने के बाद देश की ओर बढ़ने वाला अग्रसर कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? थर्ड। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल पाकिस्तान और नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी ही भारत से कम होगी, जबकि बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भारत से आगे होंगे। तो कौन कौन से आगे होंगे या कौन कौन से पीछे होंगे, यहाँ आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जितने भी ये जैसे पाकिस्तान और नेपाल जो हैं, जो चीन की समर्थक भी थे काफ़ी, तो इन लोगों की जीडीपी जो है कम रहेगी भारत से। लेकिन बाकी ये जितने हैं पाकिस्तान, सॉरी दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल और श्रीलंका है, इन जो जैसे देशों की ये जो है भारत से आगे निकल गए हैं जीडीपी के मामले में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। प्रबंधक इसकी कौन से हैं? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट जो भारतीय मूल की हैं कौन से? गीता गोपीनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है? गीता गोपीनाथ। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है गीता गोपीनाथ को। और आपसे इसका प्रबंध निदेशक भी पूछा जाता है, तो प्रबंध निदेशक के बारे में भी ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 का किसे मिला है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? ऑप्शन ए पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, ओल्गा टुकार्जिक और पीटर हैंडके को, इथे एस्थर डेफ्लो होना चाहिए, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग, एस्थर डेफ्लो और एयान मास्टर को, या अभिजीत बनर्जी होना चाहिए, और यासीना मारियो, अनीसा मारियो लिखा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कौन से? इकोनॉमिक साइंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही जवाब इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ओल्गा टुकार्जिक और पीटर हैंडको को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। एस्थर डेफ्लो से क्वेश्चन आया था पिछले साल, पीसीएस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि प्रथम महिला पाने वाली कौन सी थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन है। दो लोगों को ये मिला है इस बार। ज़्यादातर 3 से अधिक व्यक्तियों को जो है आपको ये नहीं मिला जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है 3 व्यक्तियों से एक क्षेत्र में, ज़्यादा नहीं, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए जान लेते हैं। ये दोनों जो हैं पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, दोनों अमेरिकी हैं। अवार्ड का जो ऐलान हुआ है 12 अक्टूबर 2020 को हुआ है। अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत के सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? तो ऑक्शन थ्योरी के लिए। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि नीलामी के सिद्धांत में सुधार करने के लिए इन दोनों अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है। दोनों अमेरिका के जो निवासी हैं उन लोगों को दिया गया है। जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, उनकी खोजों से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य के नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं। दोनों ही वैज्ञानिक अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, आपको बता दें कि इकोनॉमिक साइंस में प्राइज की स्थापना 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिश रिजबैंक से की थी। बैंक ने अपनी 300वीं सालगिरह के मौके पर इस प्राइज का ऐलान किया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला जो है 1969 में रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गन को दिया गया था। क्या है ऑक्शन थ्योरी के बारे में मैं बता दूं। इसके अनुसार शोधकर्ता जो होते हैं बोली लगाने और अंतिम कीमतों के लिए नियमों के परिणामों को समझने की कोशिश करता है। यह तय करना मुश्किल है क्योंकि बोली लगाने वाले दोनों जो है पक्षों को ध्यान में रखते हैं कि वे खुद क्या जानते हैं और उनके हिसाब से अन्य बोली लगाने वाला क्या जानकारी रखते हैं। विल्सन ने इस सिद्धांत को विकसित किया। किसने विकसित किया है? तो विल्सन ने। इसके अनुसार एक मूल्य जो पहले से तय होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान रहता है। विल्सन ने अपनी सिद्धांत से माध्यम से दिखाया कि तर्कसंगत बोली लगाने वाले क्यों अपने सामान्य मूल्य के, अपने सर्वश्रेष्ठ अनुमान के नीचे बोलियां लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग जान सकते हैं किन किन को मिला है, पॉल आर मिलोग्राम को, और उनको दोनों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक का 6 क्वेश्चन रहा है।
भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बताना है ब्लू फ्लैग का जो दर्जा मिला है वो भारत के कितनी समुद्र तटों को मिला है। ऑप्शन है ए 7, बी ऑप्शन है 8, या सी ऑप्शन है 10, या डी 9। तो सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन 8। 8 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 8 जो है समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2020 को ये जानकारी दी है कि भारत अब दुनिया का उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद होंगे। तो किसने 50 देशों में, ये डाटा इंपॉर्टेंट रखना है, उसमें शामिल हो। साथ ही देश को समुद्री तटों की स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश के लिए 3rd इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड भी दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं जो आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि ये भारत के लिए बड़ी सम्मान की बात है। ब्लू फ्लैग क्या है इसके बारे में जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ब्लू फ्लैग जो है स्वच्छ समुद्री तटों के मिलने वाला ये सम्मान डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है। कौन देता है? तो डेनमार्क का जो होता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, यही देता है स्वच्छ समुद्री तटों के लिए। ठीक है, ये संस्था समुद्री तटों की बारीकियों से पड़ताल करती है, तब उन्हें फ्लैग देती है, ब्लू फ्लैग देती है तब जाके। किसी भी देश के समुद्र किनारे बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए वैसे तो कुल 33 स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, मगर उनमें से कुछ प्रमुख है। इसमें सबसे पहले पानी की गुणवत्ता क्या देखा जाता है कि वाटर की क्वालिटी क्या है, कुछ मानक होना, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना और पालतू जानवरों का तट पर प्रतिबंधित होना जैसे स्टैंडर्ड शामिल होने चाहिए। जो उनके मानक है, स्टैंडर्ड हैं, उनमें शामिल होने चाहिए। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में ब्लू फ्लैग बीच के मानकों के अनुसार समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में शुरू किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट जो है किससे है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे पायलट प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि पायलट प्रोजेक्ट किसके लिए है। तो आपका ये समुद्री तटों को विकसित करने के लिए, जैसे समुद्र तटी के मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ब्लू फ्लैग पाने वाले कौन कौन से हैं जो राज्य के हैं? तो गुजरात का शिवराजपुर है। कौन कौन सा है? गुजरात का शिवराजपुर, घोगला जो दीव का है, कासरकोड कर्नाटक का है, पदुविद्री कहाँ का है? कर्नाटक का है, कप्पड़ कहाँ का है? केरल का है, रसीकोंडा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, और गोल्डन कहाँ का है? उड़ीसा का, राधानगर कहाँ का है? अंडमान का है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट, चलिए सब ज़्यादा। अब 7th क्वेश्चन पे है, बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए चेतन आनंद, बी भगत आनंद, या सी नेहा धूपिया, या डी बबल सिंह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा चेतन आनंद। कौन हो जाएंगे? चेतन आनंद बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चेतन आनंद को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह एक भारतीय ब्रांड है। यह कंपनी बाजार में रैकेट उपलब्ध कराता है जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों में आयात किया जाता है। 8th क्वेश्चन पे आ गया है, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका, कौन सा जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो कौन सी सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने ये की है। तो आपको ये बिल्कुल सही तरीके से पता है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और एक अच्छा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिससे 3 जोड़ी, इसमें क्या क्या मिलेगा? एक यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, एक बेल्ट और पाठ्य पुस्तकों का एक सेट, नोटबुक और स्कूल बैग, सब कुछ दिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन से? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदर। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य इनमें से कौन होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बिहार, यूपी, एमपी, गोवा। तो कौन सा जवाब सही है? गोवा जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी गोवा ने ये पहला हर घर जल वाला राज्य इनमें से कौन सा होगा? तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोवा की राजधानी सबको पता है पणजी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन
एक दिन की प्रधानमंत्री का नाम बताइए। एक दिन की प्रधानमंत्री का आपसे नाम पूछा जा रहा है, कौन है एक दिन की प्रधानमंत्री? जैसे आपने नायक मूवी देखी थी, उसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बना होता है, वैसे इसमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, तो जो सही जवाब हो जाए एवा एवा मूर्तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवा मूर्तो जो है ये एक दिन की प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन है। कौन है? सना मरीन। चलिए हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। यह 16 साल की एक लड़की है। उन्हें यह मौका फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने दिया है। फिनलैंड में लिंग भेद को खत्म करने के मकसद से गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत उन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। वो फिनलैंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। एवा मूर्तो जलवायु एवं मानवाधिकारों के मसलों पर सक्रिय रूप से अभियान चलाती है। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मूर्तो ने कहा कि वह लड़कियों की तकनीक तक पहुंच एक महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक समानता का मुद्दा भी है जिसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इस दौरान एक दिन, तो ये रहा टोटल जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।